यस सर, अब आवाज आ रहा है। ठीक है। आज कल मैंने आप लोगों को हुमायूं, मुगल शासक हुमायूं तक पढ़ा दिया था। हुमायूं तक, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा की गई थी भारत में। बाबर की मृत्यु के पश्चात हुमायूं, जो बाबर का पुत्र था, मुगल बादशाह बनता है। लेकिन हुमायूं का जीवन काल कठिनाइयों से परिपूर्ण था और एक बार उसे भारत की सत्ता गंवानी पड़ी। भारत की सत्ता से उसे शेर शाह नामक एक व्यक्ति ने बेदखल किया। लेकिन हुमायूं ने पुनः दृढ़ता दिखाते हुए वापसी की और 1555 में पुनः मुगल वंश की स्थापना होती है। आज मैं आप लोगों के बीच उस महान व्यक्तित्व के विषय में चर्चा करूंगा जिसका नाम है शेर शाह, जिसने मुगलों को एक समय भारत से विस्थापित कर दिया था और भारत में एक सुव्यवस्थित शासन की स्थापना की थी और द्वितीय अफगान साम्राज्य का वो नायक कहा जाता है। तो आज मैं उसी शेर शाह के विषय में आपके साथ चर्चा करूंगा। आइए ध्यान से आप लोग देखिएगा। जस्ट मिनट। शेर शाह शेर शाह के विषय में या शेर शाह के विषय में या आपको मैं जो बताऊंगा उसको मैं कुछ टॉपिक्स के अंतर्गत चाहता हूं कि आपको बताऊं, छोटे छोटे टॉपिक्स के अंतर्गत, ताकि आपको समझने में, पढ़ने में और याद करने में आसानी हो। तो देखिए, टॉपिक को मैं इस तरह से बनाया हूं आपके लिए। सबसे पहला, शेर शाह का परिचय। दूसरा जो होगा वो शेर शाह का उत्कर्ष। तीसरा टॉपिक जो होगा वो शेर शाह का विजय अभियान। और चौथा टॉपिक जो होगा वो शेर शाह एक प्रशासक के रूप में। तो शेर शाह का शासन बड़ा ही संक्षिप्त शासन था। 1540 से 1545 तक इसने शासन किया। तो इन चार टॉपिक के अंतर्गत मैं आपको शेर शाह के विषय में सारी जानकारी दूंगा। जो भी जानकारी अपेक्षित है आप लोगों के लिए, उस पर मैं प्रयास करूंगा कि आपको मैं दे सकूं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे शेर शाह के परिचय। शेर शाह का परिचय। तो आइए, परिचय। शेर शाह के परिचय के तहत मैं आपको बताऊंगा कि शेर शाह जो आप नाम सुन रहे हैं, वास्तव में ये उसका प्रारंभिक नाम नहीं था, यानी बचपन का जन्म से यह नाम उसे नहीं मिला था। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि उसका जन्म कब हुआ, कहां हुआ, पिता का क्या नाम था, प्रारंभिक जीवन कैसा था। इन सब बातों पर मैं आपको आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं जन्म। शेर शाह का जन्म 1472 ईस्वी।
बैजवारा। कहां हुआ था? बैजवारा। शेरशाह का जन्म 1472 ईस्वी, बैजवारा। ठीक है। उसके बाद शेरशाह का बचपन का नाम फरीद था। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद, बचपन का नाम फरीद। पिता का नाम हसन खां। पिता का नाम हसन खां, जो जौनपुर का एक छोटा सा जमींदार था। ठीक है। जौनपुर वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में। शेरशाह का पिता जो था हसन खां, वो जौनपुर का एक छोटा सा जमींदार था, लेकिन इसके बावजूद शेरशाह का प्रारंभिक जीवन काफी कठिनाइयों से भरपूर था। शेरशाह की माता का देहांत हो गया था और शेरशाह का पिता उसकी सौतेली मां के प्रभाव स्वरूप शेरशाह को प्रताड़ित करता था। और एक समय तो शेरशाह को उसने अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया और शेरशाह का जीवन काफी कठिनाइयों से भर गया। लेकिन कहा जाता है कि अपनी व्यक्तिगत योग्यता, सामर्थ्य और चातुर्य के दम पर एक दिन यही व्यक्ति भारतवर्ष के सम्राट, यानी कि भारत के नए सुल्तान के रूप में इसका उत्थान होता है, जन्म होता है। और आज भी मध्यकालीन भारत का इतिहास शेरशाह के बगैर अधूरा माना जाता है। खासकर भारत का मध्यकालीन इतिहास शेरशाह की चर्चा के बगैर अधूरा है। कैसे? तो आप देखिएगा। तो ये परिचय हुआ शेरशाह का, ध्यान से आप लोग देखिएगा बोर्ड पे। अब मैं आऊंगा शेरशाह का उत्कर्ष। शेरशाह का उत्कर्ष। शेरशाह का उत्कर्ष। उत्कर्ष कहने का मेरा मतलब है कि कैसे एक अत्यंत सामान्य युवक एक दिन भारत के सम्राट के रूप में इतिहास में जाना गया। तो शेरशाह की इस प्रारंभिक यात्रा पर थोड़ा गौर करने लायक है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इससे संबंधित सवाल भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले शेरशाह ने बिहार के सूबेदार या बिहार के प्रांतीय शासक बहार खां नुहानी के यहां नौकरी की। क्या किया? नौकरी किया। ठीक है। बहार खां नुहानी के यहां नौकरी किया। उसके बेटे जलाल खां का शिक्षक बना। देखिएगा आप लोग, शेरशाह ने बिहार के तत्कालीन प्रांतीय शासक बहार खां नुहानी के यहां नौकरी कर ली और बहार खां नुहानी ने उसे अपने बेटे जलाल खां का शिक्षक नियुक्त किया। ठीक है। बहार खां के यहां नौकरी करने के दौरान ही शेरशाह एक बार बहार खां के साथ शिकार पर गया और कहा जाता है कि
एकाएक एक शेर उपस्थित हुआ और शेरशाह ने तुरंत एक ही तलवार से उस शेर का धड़ अलग कर दिया। परिणाम स्वरूप उसकी वीरता से प्रभावित होकर बहार खां ने उसे शेर खां की उपाधि दी। बहार खां ने क्या दिया? शेर खां की उपाधि, शेर खां की उपाधि। ठीक है, गौर कीजिएगा आप लोग। बहार खां नुहानी का बेटा जलाल खां था जिसका यह शिक्षक नियुक्त हुआ। बहार खां ने शेर खां की हसन, इसका प्रारंभिक नाम क्या था? फरीद की वीरता से प्रभावित होकर इसे शेर खां की उपाधि दी। ठीक है, अब आगे आते हैं। कुछ दिनों के बाद बहार खां की मृत्यु हो जाती है और शेर खां ने अपनी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए उसने बहार खां की विधवा दुद्दू बेगम से विवाह कर लिया। ठीक है, इसको देखिएगा। बहार खां की मृत्यु के पश्चात उसकी विधवा दुद्दू बेगम से विवाह किया। आप लोग यहां गौर कीजिएगा, इससे शेरशाह के चरित्र को समझने में आपको मदद मिलेगी। तो क्या है कि बहार खां बिहार का प्रांतीय शासक था, तो निश्चित रूप से वह एक प्रतिष्ठित व्यक्ति रहा था। उसकी मृत्यु के पश्चात शेरशाह ने उसकी विधवा दुद्दू बेगम से विवाह कर लिया। यानी कि शेरशाह ने दुद्दू बेगम से विवाह करके स्वयं को उस समय के इलीट क्लास यानी संभ्रांत लोगों में अपना नाम दर्ज करवा लिया। परिणाम स्वरूप उसके प्रतिष्ठा और प्रभाव में जाहिर सी बात है कि वृद्धि हुई। तो यह शेरशाह की महत्वाकांक्षा या यूं कहिए कि उसकी महानता की ओर यह उसका पहला कदम। ठीक है, अब आते हैं 1529 बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित किया। 1529 बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित किया। यह भी उसका एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कदम था। जैसा कि आप लोगों को हम पहले भी बता चुके हैं कि पूरे भारतवर्ष में बंगाल का सूबा शुरू से ही अपनी समृद्धि और संपदा के लिए विख्यात रहा है। तो शेरशाह ने बंगाल के शासक को हराकर एक तरह से बंगाल की समृद्धि को बांटने का प्रयास किया, अर्थात उसने नुसरत शाह को बड़े पैमाने पर नजराना और धन देने के लिए बाध्य किया। इससे शेरशाह की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। ठीक है, तो यह दूसरा कदम 1529 बंगाल के शासक नुसरत शाह को शेरशाह ने पराजित किया और इस जीत के उपलक्ष्य में शेरशाह ने हजरत ए आला की उपाधि धारण की। ध्यान दीजिएगा आप लोग, यह सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस मध्यकालीन या शासक ने हजरत ए आला की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो 1529 में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित किया और उस पराजय के बाद उसने हजरत ए आला की उपाधि धारण की। अब आइए 1530 शेरशाह ने
रोहतास के सूबेदार या कहिए किलेदार, जो कहिए, रोहतास जो था ये एक महत्वपूर्ण किला था और इस किला के प्रमुख को सूबेदार जो था वो ताज खां था। लेकिन ताज खां की मृत्यु हो जाती है। ताज खां की मृत्यु के पश्चात लाड बेगम, गौर कीजिएगा आप लोग, 1530 शेरशाह ने रोहतास के सूबेदार ताज खां की विधवा लाड बेगम से विवाह किया। यह भी रणनीतिक दृष्टिकोण से शेरशाह का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था। कैसे था तो मैं आपको बताता हूं। ये रोहतास बिहार के पश्चिमोत्तर सीमा पर स्थित था और इसे पूरब का द्वार, डोर ऑफ ईस्ट, यानी पूर्वी भारत का द्वार कहा जाता था। कोई भी व्यक्ति या कोई भी शासक यदि पूर्वी भारत को जीतना चाहता था तो उसे इसी रोहतास के किले अर्थात उसका रास्ता यही होता था। तो रोहतास के किले पर शेरशाह ने अपने प्रभुत्व को स्थापित करना चाहा। इसकी सामरिक महत्ता को देखते हुए, और ये अवसर उसे तब मिला जब उसके किलेदार ताज खां की मृत्यु हो गई और उसने ताज खां की विधवा लाड बेगम से विवाह कर लिया। रोहतास के किलेदार ताज खां के पास अपार संपत्ति थी। शेरशाह को वो अपार संपत्ति प्राप्त हुई और शेरशाह ने इस संपत्ति का प्रयोग अपने आप को सैनिक दृष्टि से मजबूत बनाने पर किया और उसका परिणाम आगे चलकर उसको उसका फायदा भी मिलता है, जैसा आप लोग भी देखिएगा। तो 1530 चुनार के सूबेदार ताज खां की विधवा लाड बेगम से विवाह किया। ठीक है, अब आते हैं 1534। 1534 शेरशाह ने सूरजगढ़ा बिहार में ही है जी, सूरजगढ़ा के युद्ध में बंगाल के शासक महमूद शाह को पराजित किया। महमूद शाह को पराजित किया। शेरशाह ने 1534 में बंगाल के शासक महमूद शाह को सूरजगढ़ा के युद्ध में पराजित किया। कहा जाता है कि शेरशाह ने इस युद्ध के दौरान बंगाल के शासक से 13 लाख दिनार सोने के सिक्के वसूल किए और इस धन का उपयोग उसने मुगलों के खिलाफ किया, अर्थात उसने बड़े पैमाने पर सेना की भर्ती की, आधुनिक अस्त्र शस्त्र और घोड़े खरीदे और इसी धन के बदौलत या इसी धन के दम पर उसकी शक्ति में काफी वृद्धि हुआ और आगे चलकर वह हुमायूं को पराजित करने में सफल हो सका। तो 1534 सूरजगढ़ा का युद्ध। ठीक है, अब आते हैं 1539। चौसा का युद्ध। शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया। हुमायूं को पराजित किया और इसी विजय के बाद शेरशाह वास्तविक अर्थात शेर खां से शेरशाह बना। शेर खां से शेरशाह की उपाधि ध्यान दीजिएगा आप लोग। 1539 में शेरशाह ने चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर दिया और शेर खां से शेरशाह की उपाधि धारण की। शाह मतलब सुल्तान, अर्थात
उसे यह विश्वास हो गया था कि अब भारत की सत्ता उसके हाथों में आ चुकी है। यद्यपि इसका पूर्ण निर्णय या पूरी तरह से इसका निर्णय 1540 में बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में होता है। तो ठीक है, आगे आते हैं। 1540 बिलग्राम कन्नौज का युद्ध। हुमायूं बुरी तरह पराजित। शेरशाह भारत का नया सुल्तान। शेरशाह भारत का नया सुल्तान बना। साथ ही साथ द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना। द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना। ठीक है, तो ये शेरशाह के उत्कर्ष का कहानी था, जो मैंने आपको अभी बताया है कि कैसे एक साधारण युवक धीरे धीरे अपनी सूझबूझ और इच्छा शक्ति के दम पर एक दिन हिंदुस्तान का शासक बनता है। और उसके शासक बनने की ये कहानी बड़ी ही रोमांटिक है, और वास्तव में शेरशाह का पूरा जीवन ही रोमांच से भरपूर रहा है। तो यहाँ शेरशाह के उत्कर्ष की कहानी आपने देखा। 1540 में शेरशाह ने बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को बुरी तरह पराजित किया। हुमायूं भारत छोड़कर भागने को विवश हुआ, और भारत की सत्ता जो है वो शेरशाह के हाथों में आती है, और शेरशाह भारत का नया शासक बनता है। तो इस प्रकार बहार खान लोहानी के यहां से अपने जीवन की राजनीतिक यात्रा का प्रारंभ करने वाला एक व्यक्ति एक दिन समूचे भारत का सुल्तान बनता है। तो इसीलिए मैंने शेरशाह के विषय में जो जानकारी है उसको टॉपिक वाइज आपको बताने पर जोर दिया है। तो पहला मैंने बताया परिचय, दूसरा उत्कर्ष। तो आपने उत्कर्ष देख लिया, अर्थात शेरशाह का एक शासक बनने की कहानी। अब आते हैं कि शेरशाह जब शासक बनता है तो जितना शासक बनने के लिए, अर्थात जो योग्यता इसने दर्शाई, एक शासक के रूप में भी इसने अपनी योग्यता का भरपूर परिचय दिया है। तो भरपूर परिचय दिया है, तो एक शासक के रूप में हम शेरशाह के विषय में या उसके जीवन को दो भागों में बांट कर देखेंगे। एक शेरशाह के विजय अभियान, और दूसरा एक प्रशासक के रूप में शेरशाह द्वारा किए गए कार्य। तो अब आते हैं तीसरा पॉइंट, शेरशाह का साम्राज्य विस्तार। साम्राज्य विस्तार। ठीक है, तो सबसे पहले 1541 शेरशाह का पहला सैन्य अभियान गख्खरों, ध्यान रख दीजिएगा, गख्खरों के विरुद्ध। अब आप लोग चौंकिएगा कि ये गख्खर कौन थे, तो जान लीजिए कि गख्खर उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के एक जातिगत समूह था। जातिगत समूह। शेरशाह का पहला अभियान 1541 में गख्खरों के विरुद्ध हुआ, जो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत का एक प्रमुख एक जाति थी।
अब सवाल यह उठता कि शेरशाह ने इसके खिलाफ पहला अभियान क्यों किया? तो इसका अपना राजनीतिक निहितार्थ उद्देश्य था। तो सबसे पहली बात थी कि गख्खर जो थे वो मुगलों के वफादार थे। यद्यपि मुगलों को भारत से खदेड़ दिया गया था, लेकिन आज भी गख्खरों की निष्ठा मुगलों के प्रति बनी हुई थी। ये चिंता का विषय था शेरशाह के लिए। दूसरी बात कि शेरशाह को यह बात भली भांति पता था कि यदि उसे अपने वंश को अस्थायित्व, अपने शासन को अस्थायित्व देना है, तो उसे उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांतों में मजबूत सुरक्षा की व्यवस्था करनी पड़ेगी। परिणाम स्वरूप शेरशाह ने गख्खरों के दमन का प्रयास किया और इसी दौरान उसने रोहतासगढ़ नामक किले की स्थापना की। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में रोहतासगढ़ नामक किले की स्थापना की। तो आप लोग इसको देख लीजिए, नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर ले सकते हैं, और नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब आते हैं पुनः 1541। शेरशाह ने बंगाल के शासक खिज्र खां के विद्रोह का दमन किया। विद्रोह का दमन 1541 में शेरशाह ने पुनः बंगाल अभियान किया। इस अभियान का उद्देश्य था बंगाल के उस समय के प्रांतीय शासक, या यूं कहें कि खिज्र खां जो उस समय बंगाल का अधिपति था, उसने शेरशाह की अधीनता में रहने से इनकार कर दिया। मजबूरन शेरशाह को उसके खिलाफ सैन्य अभियान करना पड़ा। शेरशाह ने खिज्र खां के विद्रोह को कुचल दिया और इसी दौरान शेरशाह ने बंगाल की प्रशासनिक व्यवस्था को एक ठोस आधार दिया। तो उसने क्या किया कि बंगाल के समस्त बंगाल को कई सरकारों यानी कई जिलों में बांट दिया। ठीक है, और प्रत्येक जिले का एक प्रशासक उसने नियुक्त कर दिया। तो इस प्रकार बंगाल में उसने एक नवीन प्रशासनिक व्यवस्था की नींव डाली। अब आते हैं 1542, शेरशाह का मालवा अभियान। 1542 मालवा अभियान। कादिर शाह के विरुद्ध शेरशाह का मालवा अभियान कादिर शाह के विरुद्ध। 1542 में शेरशाह ने मालवा के कादिर शाह के विरुद्ध अभियान किया और मालवा पर विजय प्राप्त की। ठीक है, 1543 रायसीन अभियान। शेरशाह ने 1543 में रायसीन अभियान किया। पूरनमल, उस समय रायसीन का शासक था पूरनमल, उसके खिलाफ शेरशाह ने अभियान किया। और कहा जाता है कि शेरशाह का रायसीन अभियान शेरशाह की महानता पर एकमात्र कलंक कहा गया है। क्यों? तो कहा जाता है कि शेरशाह ने पूरनमल के सामने मित्रता का प्रस्ताव दिया और धोखा किया और धोखे से उसकी हत्या कर दी। यह शेरशाह की वीरता पर एक कलंक माना जाता है। शेरशाह के इस व्यवहार से क्षुब्ध होकर उसके पुत्र कुतुब खान को भारी लज्जा आई और लज्जावश कुतुब खां आत्महत्या कर लिया। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि शेरशाह का रायसीन अभियान काफी विवादास्पद रहा और शेरशाह ने इस अभियान के दौरान जो विश्वासघात
किया, उस विश्वासघात से क्षुब्ध होकर शेरशाह का पुत्र कुतुब खां आत्महत्या कर लेता है। ठीक है, अब आते हैं शेरशाह का मारवाड़ अभियान 1544। शेरशाह का मारवाड़ अभियान 1544। उस समय मारवाड़ का शासक था मालदेव, याद रखना जी, उस समय मारवाड़ का शासक था मालदेव। कहा जाता है कि शेरशाह ने 1544 में मारवाड़ का अभियान किया क्योंकि वह मालदेव की महत्वाकांक्षा को नियंत्रित करना चाहता था। वह चाहता था मारवाड़ उस समय एक शक्तिशाली राज्य था और वहां का शासक मालदेव वो मारवाड़ के प्रभाव का विस्तार करना चाहता था और शेरशाह चाहता था कि मारवाड़ की महत्वाकांक्षा पे नियंत्रित किया जाए। लेकिन यहां भी शेरशाह ने शुद्ध वीरता के बजाय कूटनीति का सहारा लिया। कहा जाता है कि उसने मालदेव के शिविर में यह गलत अफवाह फैला दिया कि उसके प्रमुख योद्धा शेरशाह से मिल गए हैं। परिणाम स्वरूप मालदेव युद्ध के बजाय पलायन कर गया और मारवाड़ की पराजय हो जाती है। तो यह भी बड़ा ही विवादास्पद अभियान रहा शेरशाह का। खैर, अब आगे आते हैं। कहा जाता है कि मारवाड़ के इस युद्ध में मारवाड़ के प्रतिरोध को देखकर शेरशाह ने यह कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं भारत का साम्राज्य खो देता। इसी युद्ध के बाद शेरशाह का यह कथन था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं भारत का राज्य खो देता। यह कथन किसका है? तो शेरशाह। कहने का मतलब कि अगर मालदेव दुष्प्रचार से भ्रमित न हुआ होता तो इस बात की संभावना प्रबल थी कि शेरशाह को इस युद्ध में पराजय का सामना करना पड़ता और यह भी हो सकता था कि इस पराजय के फलस्वरूप कहीं उसका साम्राज्य ही समाप्त न हो गया होता। तो इसीलिए शेरशाह ने कहा है कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं भारत का साम्राज्य खो देता। कभी कभी ये कथन पूछ देता है कि बताओ ये कथन किसका है, किस शासक का है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको यहां बताया। अब आते हैं कालिंजर अभियान। शेरशाह का कालिंजर अभियान